नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया जीके की इस क्लास में। हम पढ़ेंगे इतिहास के विभिन्न प्रश्न। आप चाहे किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड से लेकर के फोर्थ ग्रेड तक, नेट, जेआरएफ, नीट, यूपीएससी, किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो ये 10,000 प्रश्नों की इस सीरीज में हम विभिन्न वो प्रश्न पढ़ेंगे जो पहले परीक्षाओं में आ चुके हैं और पूरी पूरी संभावना रहती है आगे भी आने की। तो पहला प्रश्न रहेगा कि प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन थे। तो प्रथम इतिहासकार थे हेरोडोटस। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम बताओ। तो द हिस्ट्रीज पुस्तक है वो हेरोडोटस ने लिखी थी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने स्पष्ट किया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। तो ये कहा था थ्यूसिडाइडिस। इतिहास अपने को दोहराता है, अपने आप को दोहराता है, ये कथन किसका है। तो इतिहास अपने आप को दोहराता है, ये कथन है हीगेल का। अगला प्रश्न है इतिहास के पिता की पदवी, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है। तो इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है। तो यह कथन है हीगेल का। हीगेल ने कहा था कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। अगला प्रश्न है कि किसका कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो कार्ल मार्क्स ने यह कहा था। प्रश्न अजीबोगरीब नहीं है, प्रश्न उलझे हुए हैं थोड़े थोड़े, तो आप निश्चित होकर के ये प्रश्न कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है। तो कार्ल मार्क्स का संक्षिप्त वर्णन करता है कि इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा था कि शोषक और शोषित वर्ग के बीच का संघर्ष का सिलसिला ही इतिहास कहलाता है। अगला प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्न में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया था। तो यह समझाया था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत से। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ये पहले प्रश्न बना, अब उत्तर बन के आ गया, तो इसमें मार्क्स ही उत्तर आ जाएगा। अगला है इतिहास विगत की राजनीति है, ये कथन किसका है। तो ये कथन है सीले का। अगला प्रश्न है किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। तो ये कहा था बेनेडिटो क्रोचे ने। अगला प्रश्न है कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है, यह कथन किसने कहा था। यह कथन कहा था E.H. कार ने। अगला प्रश्न है कि तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी, बीसी ये आपको देखने को मिलता है किसका संक्षिप्त अक्षर है। तो बीसी है वो किसका संक्षिप्त अक्षर है। तो बीसी का पूरा नाम है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। अगला प्रश्न है वर्ष 50 ईस्वी पूर्व, वर्ष 50 ईस्वी पूर्व क्या आता था। ये आता था वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है। ये किस शताब्दी में आता है। ये आता है 11वीं शताब्दी ईस्वी में। इसका उत्तर ही हो जाएगा 11वीं शताब्दी ईस्वी में। अगला प्रश्न है विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था कब हुआ था। 58 ईसा पूर्व से। अगला प्रश्न है कि शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 में हुआ, 78 में हुआ था। तो ये हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। अगला है भारत का राष्ट्रीय पंचांग, नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है। अगला है गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था। तो ये उन्होंने किया था अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर आपको चुनना है, सही उत्तर आपको चुनना है। तो इसमें आ रहा है विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था, बिल्कुल सही है। शक संवत 78 से आरंभ हुआ था, सही है। गुप्त संवत से सन 319 से आरंभ हुआ था, बिल्कुल सही है। भारत में मुसलमान शासन का युग 1192 ईस्वी से शुरू हुआ, ये बिल्कुल गलत है। तो इसमें 1, 2, 3 ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी। तो ये उन्होंने की थी अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न है कि चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किया था विक्रमादित्य फोर्थ ने।
अगला है कि निम्न में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है। तो वह संवत है त्रिकुटक संवत। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है। तो ये यश है वो लक्ष्मण सेन को प्राप्त है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा। शक संवत का वर्ष होगा तो 2009 का ये हो जाएगा 1931। अगला प्रश्न है कि विक्रम और शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है। तो इन दोनों के बीच का अंतर है वो है 135 वर्ष का। विक्रम संवत है 2070 को ईस्वी संवत में रूपांतरित करने का मान होगा। रूपांतरित करने पर मान होगा तो कौन सा मान हो जाएगा, ये हो जाएगा 213। अगला प्रश्न है पुलकेशिन एक का बादामी शिलालेख शक संवत 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो कौन सा वर्ष होगा। तो ये वर्ष चला जाएगा किसमें, 600 में। ये 600 में चला जाएगा। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में 2026 लिखा हुआ है, ये 7 अलग है, 2026 लिखा हुआ है जो तो सबके शक संवत का क्या होगा, तो इसमें होगा 1928 आके। अगला प्रश्न है कि किसने इतिहास को प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया था। तो ये रिवाज चलाया था किसने चलाया था, ये चलाया था सेलेरियस ने। अगला प्रश्न है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक क्षेत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्न तिथियों में से किसी एक से तदनुरूप है। तो इसका ये उत्तर आ जाएगा 22 मार्च। ये आ जाएगा 22 मार्च या फिर 21 मार्च। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता को अति ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिलता है। किसका प्रमाण मिलता है, इसमें प्रमाण मिलता है लेखन का प्रमाण मिलता है। अगला है भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है। तो ये भारत के संदर्भ में माना जाता है 600 ईस्वी पूर्व से। अगला प्रश्न है कि पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो ये जो प्रयुक्त की जाती है भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप में। अगला है कार्बन 14 थीथी निर्धारण पद्धति का विकास किया गया था। ये किसके द्वारा विकसित हुई थी, ये थी विल्ट लिबिन ने। अगला प्रश्न है कि प्रागैतिहास का अंत और इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब ये कब माना जाता है, ये तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीखा था। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब माना जाता है। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ माना जाता है 600 ईसा पूर्व से। अगला प्रश्न है काष्ठ अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता था। तो ये पहले भी आगे प्रश्न कि कार्बन 14 के बारे में, तो इसका उपयोग इसमें किया जाता है। अगला है बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है ऐतिहासिक स्रोत, इसे कहा जाता है ऐतिहासिक स्रोत। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई, तो ये दी गई थी ऋग्वेद में। तो आज की इस क्लास में हमने पढ़ा है मुख्य रूप से सामान्य परिचय, हमने पढ़ा है इसमें सामान्य परिचय के लगभग हमने 40 से 43 प्रश्न इसमें पढ़े हैं। आगे हम पढ़ेंगे सामान्य परिचय के बाद में जो अगली कक्षा होगी उसमें हम ऐतिहासिक स्रोत देखेंगे। ऐतिहासिक, हालांकि ये प्रश्न ये ऐतिहासिक स्रोत में मिलते हैं, तो ऐतिहासिक स्रोत क्रमवाइज हम पढ़ते जाएंगे और लगभग 10,000 प्रश्नों की ये सीरीज है आपको मिलेगी। इससे बाहर कोई भी प्रश्न इंडिया जीके को लेकर के बिल्कुल नहीं बनेगा। धन्यवाद। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिए।